जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जितने भी बच्चे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर या वाइल्ड लाइफ गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे, आज मैं आपको टेस्ट करने जा रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है। ये जस्ट आपका एक एमसीक्यू कम मॉक टेस्ट कंसीडर कर लो, ये वो नहीं है। इसके साथ मैं आपको चीजें रिवाइज भी करवाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा एग्जाम में किस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। कुछ सेक्शंस फॉरेस्ट इंस्पेक्टर से टॉपिक से मैंने आज क्वेश्चन लाए और जो सेक्शंस बच जाएंगे उनका एक और टेस्ट हम ले लेंगे, उससे हम चेक करेंगे कि हमारी प्रिपरेशन कहां पे लाई करती है। पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा खुद इन क्वेश्चंस का आंसर देना, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन को सुन सकते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्यूमरेट्स द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। तो आपके सिलेबस में फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, सिविक्स वाले पोर्शन में मेंशन है। तो पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालेगी। इससे तो आपको एक चीज पता चल गई कि फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता, ओरिजिनली नहीं थी, कौन सी अमेंडमेंट में डाली गई थी। आई होप यू हैव ट्राइड इट, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो कौन सी अमेंडमेंट में डाली गई थी? 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। 42nd अमेंडमेंट कब आई थी? 1976 में। उसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। कौन सी कमेटी ने रिकमेंड करी थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए? स्वर्ण सिंह कमेटी। देखो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है कि कुछ हमारी ड्यूटीज हैं हमारे देश के प्रति जो हमें परफॉर्म करनी है एज अ सिटीजन। क्या क्या ड्यूटीज हैं टोटल? जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, तब 10 ड्यूटीज जो है ऐड की गई थी, ठीक है, और एक बाद में ऐड की गई। तो टोटल हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी 11। ये चीज आपने याद रखने के। टोटल कितनी है? इसमें क्या क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जैसे कि एक ड्यूटी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करेंगे और नेशनल फ्लैग जो हो गया, नेशनल एंथम, उसको जो है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम चेरिश करेंगे। उसके बाद हम जो भी नोबल आइडियाज हमें दिए गए उनको हम चेरिश करेंगे। उसके बाद हम इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, कंट्री को डिफेंड करेंगे, ये सब चीजें। ये 10 ड्यूटीज जो थी उसमें ये चीजें बोली गई थी। जो 11 ड्यूटी है, जो एक और ड्यूटी है, वो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी? ये 86th अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में, इसके तहत एक ड्यूटी ऐड की गई थी। ये ड्यूटी ये थी कि हम अपने बच्चों को जो 6 से 14 साल के बीच में लाइक करते हैं उनको हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे कि वो एजुकेशन अचीव करें। ये एजुकेशन के रिलेटेड थी, ठीक है। तो टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं एट प्रेजेंटली कोई पूछे तो 11 है। क्या ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में थी? नहीं थी। कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी। और कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी? बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। एक ऐड हुई थी बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। बस इतना ही तो याद रखना इस चैप्टर में आपने, और क्या पढ़ना है? बस यही चीजें तो पढ़नी। क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करी थी, क्या सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी? ऐसा नहीं है। कुछ स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन नहीं मानी गई थी। जैसे स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था कि जो इन फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं मानेगा उनको पनिशमेंट मिलेगी, उन पे पेनल्टी लगेगी। बट ऐसा नहीं होता है। जो स्वर्ण सिंह कमेटी, इसने ये भी बोला था जो बंदा टैक्स, जो हमारे टैक्स देना होता है, मतलब जो हमारी ड्यूटी है एक टैक्स देने की, उसको भी फंडामेंटल ड्यूटी डिक्लेयर करो। बट फंडामेंटल ड्यूटी ये नहीं है टू पे टैक्स, ठीक है। ऐसी कुछ थी जो हमने नहीं मानी थी। टोटल 10 मानी थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन, और एक हमने और ऐड करके टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी एग्जिस्ट करती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड आपका क्या कहता है? क्वेश्चन में सेकंड है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें से कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में? टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड, या टू प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कंसेप्ट पहले हमने कहां से लिया, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। तो ये हमारा अपना कंसेप्ट नहीं है, हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट हमने रशिया से लिया है ना, रशिया यूएसएसआर से लिया है। इसी तरह जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसका कंसेप्ट हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। बी आर अम्बेडकर ने इनको बोला था ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नोवल फीचर्स हैं। बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या है, ये बेसिकली स्टेट को बताता है, किसी गवर्नमेंट को बताता है कि उन्होंने किस तरीके से लॉज बनाने, बस इनका ये है। इसको कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको हमने 3 पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को
तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये कौन से पार्ट में आते हैं ये याद कर लो, पार्ट 4 में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और कहां से कहां तक आर्टिकल है, आर्टिकल 36 से लेकर 51। इसी तरह आपको पूछा जा सकता है, मैं यहाँ पे ये बताना भूल गया, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में आती है, पार्ट 4A में। कौन से पार्ट में आती है, पार्ट 4A में। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में आती है, पार्ट 4A में आती है फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी, तो ये आपने याद रखना। इसी तरह जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो पार्ट 4 में आती है। इसके कौन से आर्टिकल है, 36 से लेकर 51। और इसका कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का। अब जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है उनको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। कईयों को हम बोलते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, किसी को बोलते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, किसी को बोलते हैं गांधीयन प्रिंसिपल, किसी को बोलते हैं गांधीयन और किसी को बोलते हैं लिबरल। जैसे मान लो इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ये कौन सी है, ये लिबरल वाली है। ये कौन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, लिबरल वाली के इंडिया में जो है वो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 40। ऑर्गेनाइज करना विलेज पंचायत होनी चाहिए, ये बोला था गांधी जी ने, इसलिए गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। तो इसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 40। टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिए, ठीक है, जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 50। ये भी कौन सी वाली आ जाती है, ये भी लिबरल में आ जाती है, ठीक है। टू प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल काम के लिए इक्वल पे होनी चाहिए सबको, सबके लिए, ये कौन सी है, ये भी आपका बेसिकली सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आ जाता है। किस में आ जाता है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। देखो अब मैं आपको सारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो यहाँ पे नहीं बता सकता, बट अगर आप पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में जाओगे वहां पर मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसबी तीनों की 2-2, 3-3 वीडियोस डाली हुई है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया, आई रिकमेंड यू ऑल कि वो वीडियोस देख लो, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सारी इंपॉर्टेंट वहां पर बताई हुई है। जैसे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, विलेज पंचायत वाला इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कौन सी करती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट वाली हैं जो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस में डाली, ये आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। ऐसे को जैसे एक है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना, ये आर्टिकल 51 है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी लेटर ऐड हुई, कौन सी पहले थी, ये सब मैंने वहां पर पढ़ाया हो, आप वो वीडियो देखोगे तो आपको कवर हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। इसका आंसर था टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, जो गांधी जी ने कहा था, ठीक है, ये गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड क्या कहता है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वर पास्ड इन द ईयर। कब पास हुआ था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बताओ। 1945, 48, 55, 58। आई होप यू हैव ट्राइड इट। देखो पहली बात तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट किसने अडॉप्ट किया था, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में 1948 में, कब, 1948 में पेरिस में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट हुआ था, ठीक है, 10 दिसंबर 1948 में। ये डेट याद करना, 10 दिसंबर 1948 में, इसलिए इस दिन ह्यूमन राइट्स डे भी बनाया जाता है। हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को बेसिकली अडॉप्ट किया था, ठीक है। इसमें क्या है कि बेसिकली इसके तहत हम एक डॉक्यूमेंट हमने लिखा था ह्यूमन राइट्स के बारे में। इसमें सारे डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स क्या क्या है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे डिफेंड करना है, और डिफरेंट कंट्रीज ने इसको पास भी करा हुआ है। जैसे अभी आपने इन दिनों में न्यूज सुनी होगी, कल परसों की ही न्यूज है, बहुत इंस्टाग्राम वगैरह पे वायरल हो रही थी, एक हंगर स्ट्राइक चल रही थी राजौरी डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन राइट्स को लेके, ठीक है। वो अभी सस्पेंड की गई है टेम्परेरी फॉर सम रीजंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन से बात चल रही है। हंगर स्ट्राइक किस लिए थी, ताकि राजौरी को क्लीन और ग्रीन बनाया जा सके, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, अगर आप न्यूज फॉलो करते हो तो ये काफी न्यूज में चल रहा था। तो बेसिकली ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे ह्यूमन राइट्स का चलता है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो है उसके तहत इंडिया ने भी उसको रेक्टिफाई किया, इसलिए हर जगह में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के रिलेटेड चीजें चलती है। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब था, 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था पेरिस में 10 दिसंबर 1948 में। ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन 1990s में एक दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी थी, उसने किसके ऊपर रिकमेंडेशन दी थी, फंडामेंटल ड्यूटीज, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म, सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज तो मैंने अभी आपको बताई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, इसके तहत आया था। बाद में भी एक और कमेटी आई थी जिसके तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आई थी, उसके तहत वर्मा कमेटी थी, सॉरी, वर्मा कमेटी 1999 में आई थी, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज की चेक के लिए थी, ठीक है। अब पुलिस रिफॉर्म के रिलेटेड भी एक कमेटी थी, या आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन, पुलिस रिफॉर्म्स, क्योंकि अभी पुलिस में रिफॉर्म्स आए ना, भारतीय न्याय संहिता,
ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, भारतीय साक्ष्य कुछ ऐसा है करके, ठीक है, एविडेंस वाला। तो ये पुलिस रिफॉर्म्स के रिलेटेड कौन सी कमेटी थी वो आप मुझे बता सकते हो। सेंटर स्टेट रिलेशंस के रिलेटेड तो बहुत सारी कमेटीज आपको आई हैं, ठीक है, बट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ दिनेश गोस्वामी किसके रिलेटेड थी, दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के रिलेटेड थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के इलेक्शन के बीच में रिफॉर्म्स होने चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होते हैं उनके रिलेटेड रिफॉर्म्स के लिए दिनेश गोस्वामी कमेटी थी। ये चीज आपने याद करना। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन थी जो इस कमेटी में दी गई थी कि एक कैंडिडेट जो है वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ऊपर से नहीं लड़ सकता। जैसे आपने सुना होगा, जैसे ये राहुल गांधी जी भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े थे ना, तो मैक्सिमम एक, अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैक्सिमम एक एमपी के इलेक्शन लड़ सकता है, उससे ज्यादा से नहीं लड़ सकता, ठीक है। ये इसी कमेटी ने रिकमेंड करा था। ये चीज आपने याद रखनी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन विच स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम मशीन जिसे कहते हो, ठीक है, ईवीएम मशीन जो है पहली बार कौन सी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो यूज हुई थी पहली बार, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। कहां पर यूज हुई थी? आंध्र प्रदेश में, दिल्ली में यूज हुई थी, तमिलनाडु में या केरला में, ठीक है, बताओ। देखो ये यूज हुई थी पहली बार, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके इस सिलेबस में इलेक्शन है। केरला में पहली बार हुई थी, कब हुई थी? 1982 में। इलेक्शन हो रहे थे परावूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, परावूर असेंबली है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है कहाँ की? केरला की। वहां पर इलेक्शंस हो रहे और वहां पर पहली बार हमने क्या किया था, हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, ईवीएम मशीन जो है उसको यूज किया था। ईवीएम आपको पता ही है, ईवीएम मशीन के तहत आजकल वोटिंग होती है। पहले जो है पेन पेपर बैलेट वाला सिस्टम होता था, अब ईवीएम मशीन के तहत जो है वो वोटिंग करते हो। आपने भी वोट दिए होंगे, आपको पता होगा, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। ये आपका सिविक्स के कुछ क्वेश्चन मैंने आपके प्रैक्टिस करवा दी। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने सारे क्वेश्चंस ले आया, आई एम जस्ट चेकिंग यू। अभी आज मैंने थोड़े सिंपल ही लाए, आगे नेक्स्ट आप बोलोगे तो टेस्ट में थोड़ी डिफिकल्ट ले आऊंगा, ताकि और बाकी जो कंपोनेंट नहीं टच हो पाए उनको करेंगे। ये एक तरह से आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और साथ में आप एडिशनली किस तरह से पढ़ोगे। जैसे मैं साथ साथ जो चीजें बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। ये सब मैंने प्लेलिस्ट बनी हुई यहाँ पढ़ाया हुआ। जैसे आप पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में जाओगे, मैक्सिमम 50% तो वहां पर आपका कवर है, आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आपका हिस्ट्री वाले कंपोनेंट में चल जाए तो आपका एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। आपने बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। प्लेसेस ऑफ रिवॉल्ट 1857 का रिवॉल्ट कहां से, उसमें लीडर कौन सा? ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया, मैंने डायरेक्टली वहीं से स्क्रीनशॉट लिया। कानपुर से नाना साहिब लड़े थे, बागबाद से शामल लड़े थे, मथुरा से कदम सिंह लड़े थे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला लड़े थे, ठीक है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी 1857 का रिवॉल्ट अच्छे से पढ़ा है ना, और 1857 का रिवॉल्ट अच्छे से पढ़ना है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 3 तो करेक्ट थे, ठीक है। मैं सच बता रहा हूं, मुझे भी जो पता है, कानपुर से नाना साहिब भी लड़े थे, बागबाद से शाह अली लड़े थे, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ही लड़े थे। मथुरा का मुझे नहीं पता कि मथुरा से कौन लड़ा था, ये सच में मुझे नहीं पता इसका आंसर, और यही इनकरेक्ट है क्योंकि मथुरा से जो है कदम सिंह नहीं लड़े थे। मथुरा से बेसिकली लड़े थे देवी सिंह। कौन लड़े थे? देवी सिंह, ठीक है। मथुरा से कौन लड़े थे? देवी सिंह। तो कदम सिंह कहां से लड़े थे? कदम सिंह बेसिकली लड़े थे हमारे मेरठ से। कदम सिंह कहां से लड़े थे? मेरठ से। ना मुझे पता था कदम सिंह कहां से लड़े, ना मुझे पता था मथुरा से देवी सिंह लड़े। मुझे बस ये 3 पता था, कानपुर से नाना साहिब, बागपत से शामल और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। ये मैंने अच्छे से रटे हुए थे। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पता होना, जैसे लखनऊ से कौन लड़ा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ये कहां से लड़ी थी? ये लखनऊ से लड़ी थी। दिल्ली से आप सबको पता है, दिल्ली से जो वही मुगल्स का लास्ट रूलर था बहादुर शाह जफर, वो लड़ा था, और बख्त खान लड़ा था, इसका जो जनरल था वो लड़ा था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, सबको पता है। ग्वालियर से तांत्या टोपे लड़े थे, ठीक है। इलाहाबाद से लियाकत अली लड़े थे। जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर से, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार के जगदीशपुर से कौन लड़े थे? बाबू कुनवार सिंह, ठीक है। कुनवार सिंह जो है, कुंवर सिंह जिसको कहते हैं, वो लड़े थे कहां से? जगदीशपुर से। और बरेली से भी पूछता है, बरेली से कौन लड़े थे? बरेली से खान बहादुर लड़े थे। कौन लड़े थे? खान बहादुर। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां से कौन लड़ा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको सप्रेस किसने करा था, ब्रिटिशर्स को किसने मारा था 18। जैसे मान लो हग रोस्ट जो था वो कहां से लड़ा था, फिर रानी लक्ष्मीबाई की किसके साथ लड़ाई हुई थी, ये सब चीजें पूछता है। तो ये थोड़ा देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। देखो मैंने पढ़ाया हुआ 1857 की सिंगल वीडियो है, उसको देख लोगे, सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, Who was the viceroy during the start of non-cooperation movement? जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी
तो तब वाइसरॉय कौन था, ठीक है, ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो पहले ये पता होना चाहिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कब हुई थी, 1920 में। तो आपको पता होना चाहिए 1920 में कौन था। 1920 में कैम्सफोर्ड था। कौन था? कैम्सफोर्ड, लॉर्ड कैम्सफोर्ड जिसे कहते हैं, ये था 1920 में। सर क्या हम ये सब चीजें याद रखेंगे? बिल्कुल, आपको ये याद रखना है किस इंपॉर्टेंट वाइसरॉय के टाइम में क्या हुआ था, ठीक है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप 1905 के बाद वाले देख लो। देखो सबसे पहले 1905 के टाइम में था ये कर्जन, ठीक है। कर्जन के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हुई थी? देखो कर्जन के टाइम में बंगाल की पार्टीशन हुई थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके टाइम पे हुई थी? कर्जन के टाइम में हुई थी, ठीक है। ये बेसिकली कर्जन कब से कब तक था? 1899 से लेकर 1905 तक, ठीक है। इसके टाइम में पार्टीशन हुई थी बंगाल की, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, ये सब चीजें थी। उसके बाद 1905 से लेकर 1910 तक जो था वो था मिंटो टू। कौन था? मिंटो टू। देखो इसके बाद वाले सारे आपको याद रखना है, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हार्डिंगे था 1910 से 16 तक। 1916 तक कौन था? हार्डिंगे, लॉर्ड हार्डिंगे। कौन था? हार्डिंगे था 1910 से 1916 तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर 1916 से लेकर 21 तक कौन था? यही कैम्पसफोर्ड। इसीलिए तो कैम्पसफोर्ड के टाइम में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आपको कोई पूछे रॉयल आर्ट एक्ट कब आया था? 1919 में, तब कौन था? यही था। जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था वो भी किसी के टाइम में हुआ था, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना है। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में हुआ था, जलियांवाला बाग में, वो भी इसी के टाइम में हुआ था। नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट इसी के टाइम पे हुई थी। फिर 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था वो भी इसी के टाइम में हुआ था। होम रूल मूवमेंट इसी के टाइम शुरू हुई। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 21 से 26 तक कौन आया था? 21 से 26 तक आया था रीडिंग। क्या नाम था उसका? रीडिंग। 21 से 26 तक रीडिंग आया था। इसके टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है चौरी चौरा इंसिडेंट, और ये जेके एसएसबी ने क्वेश्चन भी पूछा। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या हुआ था? जब लोगों ने, प्रोटेस्टर्स ने क्या किया था, एक पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया था, 22 पुलिस वाले जल गए थे। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसका रोक दी थी। ये कब हुआ था? 1922 में। 1922 के टाइम में कौन था वाइसरॉय? लॉर्ड रीडिंग था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, आप समझ गए आई थिंक कैसे पढ़ना है। फिर 1926 से लेकर 31 तक के टाइम में इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था, ठीक है। 1926 से 31 तक। उसके बाद 31 से 36 तक, 1931 से 36 तक विलिंगडन था। कौन था? विलिंगडन। ये सारा आपकी जो जीके की कोई भी बुक देखोगे उधर लिखा होगा, वहां से आपको पता चल जाएगा। फिर 1936 से 44 तक जो था वो था लिनलिथगो, ठीक है। इसमें वेवल प्लान, ये वो चीजें आप देख सकते हो। 1944 से 1947 तक जो था वो था वेवल, इसी के टाइम में वेवल प्लान आया था, ये वो। और 1947-48 में आपको पता है लॉर्ड माउंटबेटन है, जिसके टाइम में पार्टीशन हुई थी, ठीक है। ये सारे मैंने आपको बता दिया, ऑल्दो आपको ये सब याद नहीं रहेंगे अभी के टाइम में। जस्ट मैं आपके दिमाग में ये चीज डाल रहा हूं कि इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सीधा पूछ लेगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट किसके टाइम में हुई थी? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुई थी, 1942 में। 1942 में 1936 से लेकर 44 के बीच में लिनलिथ हुआ है। इसका मतलब इसी के टाइम पे हुई होगी, ठीक है। जैसे आपको पूछ ले वेवल प्लान किसके टाइम आया, तो ये वेवल था, लॉर्ड वेवल, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ ले, अगर आपको मान लो पूछ ले रॉयल आर्ट एक्ट कब आया था, 1919 वाला, तो कैम्पसफोर्ड के टाइम में 1916 से 21 तक, तो यही है ना, ऐसे पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चोरी चोरा इंसिडेंट 21 से 26 के बीच में हुआ था, इसके टाइम में हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, ये कर्जन था उस टाइम पे, ठीक है। ऐसे आपने याद रखना है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। देखो यार, मेरा ये, या तो अगर आप सिर्फ ये सोच के आए थे कि सर क्वेश्चन बोलेंगे और हम आंसर लगाएंगे, जस्ट काइंड ऑफ मॉक टेस्ट, तो वैसा होगा, तो ऐसा मैं नहीं पढ़ा। तो मेरा पढ़ाने का यही तरीका है, मैं क्वेश्चन चाहे 10 लाऊंगा बट 100 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा आपको एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। तो ऐसा ही मैं पढ़ाता हूँ, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो यू कैन सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल, और शेयर भी कर सकते हो आप बाकियों के साथ, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स की भी हम प्रिपरेशन आपको करवाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यंग वुमेन लीडर वॉज द सिंबल ऑफ डेफियंस एंड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में इंपॉर्टेंट रोल एक वुमेन लीडर ने प्ले किया था, सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली, कल्पना दत्ता जोशी, सुचेता कृपलानी। देखो पहली बात तो क्विट इंडिया मूवमेंट आई कब थी? क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो आई थी 1942 में, 1942 में, ठीक है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी 1942 की जुलाई में वर्धा में मिली थी, और गांधी जी को उन्होंने चार्ज दिया था कि वो बेसिकली एक क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट करें, ठीक है। इस क्विट इंडिया मूवमेंट का एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, इसको प्रपोज किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और इसको सपोर्ट किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आपके काम की ये चीजें नहीं है, आपके काम की यही चीज थी कि कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट आई थी, ये चीज आपने याद रखना है, ठीक है। 9 अगस्त में स्टार्ट हो गया था, 8-9 अगस्त को।
इसी क्विट इंडिया के मूवमेंट के टाइम में गांधी जी ने नारा दिया डू और डाई का, ठीक है, डू और डाई वाली सिचुएशन आई थी, गांधी जी ने दिया था, ये पूछ सकता है एग्जाम में, एक मंत्र दिया था डू और डाई का, किसने दिया था? गांधी जी ने। जब उन्होंने ये मंत्र दिया उसके बाद क्या हुआ, एक लॉ था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908, उसके तहत ब्रिटिशर्स ने सबको अरेस्ट कर दिया, लीडर्स को, बड़े बड़े लीडर सारे अरेस्ट हो गए, फिर छोटे लीडर्स ने कमांड संभाली, जिसमें एक थी अरुणा आसफ अली, ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का ये आंसर। अरुणा आसफ अली ने क्या करा, इन्होंने कांग्रेस कमेटी सेशन को 9 अगस्त में इस सेशन को होल्ड किया और 9 अगस्त 1942 में इन्होंने एक फ्लैग को भी होस्ट किया था, होस्टेड द फ्लैग। तो ये पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, रट लेना, ठीक है। 1942 में आई थी क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आप याद करोगे क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट। देखो आपके सिलेबस में ज्योग्राफी में है सोलर सिस्टम कुछ ऐसा करके, प्लैनेट्स वगैरह, तो उसका एक क्वेश्चन है एस्ट्रॉइड कहां पाए। देखो एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, हमारा पहला प्लैनेट है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, आगे चलते जाओ सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून वगैरह आ जाते हैं। टोटल कितने प्लैनेट्स हैं हमारे? 8 प्लैनेट्स है। प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट एनीमोर, ठीक है। 4 पहले जो प्लैनेट है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको बोलते हैं, इन 4 प्लैनेट्स को बोलते हैं टेरिस्ट्रियल प्लैनेट। क्या बोलते हैं इनको? टेरिस्ट्रियल प्लैनेट। ये चीज याद कर लो, पहले 4 प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं? टेरिस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है, या रॉकी प्लैनेट्स भी कहते हैं। ये हो गए पहले 4। उसके बाद वाले जो हैं उनको बोलते हैं जुवेनाइल काइंड ऑफ बोलते हैं इनको, ठीक है, ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो ज्यादातर बर्फ से ढके हुए हैं, ठीक है, जोवियन या कुछ ऐसा बोलते हैं, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा। इनको बोलते हैं टेरिस्ट्रियल या रॉक प्लैनेट, पहले 4 को बोलते हैं, ठीक है। अब पूछा है कि इन बेसिकली जो हमारी एस्ट्रॉइड्स हैं वो कहां कहां पाए जाते हैं। देखो ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, मार्स है और ये बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, इनके बीच में पाई जाती है एस्ट्रॉइड बेल्ट। जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना बेसिकली वो कहां पर मेनली पाई जाती है? मार्स और जुपिटर के बीच में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर है हमारे प्लैनेट। टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट। प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सोलर सिस्टम के बारे में आप पढ़ लोगे यार, इजीली है वो, ठीक है। टेरिस्ट्रियल प्लैनेट में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद कुछ आ जाते हैं हमारे पास गैस प्लैनेट्स जो बाहर आ जाते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स को छोड़ के, जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, दिस दैट, ये सारे गैस प्लैनेट्स इनको बोलते हैं, या जोवियन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th क्वेश्चन क्या कहता है? सैंडलवुड फॉरेस्ट आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। देखो फॉरेस्ट टाइप्स में क्वेश्चन पूछता है सैंडलवुड किस तरह के हैं, ठीक है। देखो सैंडलवुड जो है वो किस तरह के हैं? डेल्टाई हैं, मतलब डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं, समुद्र तटीय में पाए जाते हैं। थॉर्नी है, ये थॉर्नी है बेसिकली, जैसे कैक्टस वगैरह हो गया, थॉर्नी फॉरेस्ट है, नहीं सैंडलवुड ऐसा नहीं है। मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट मेनली जैसे सुंदरबान वाले रीजन में जो पाए जाते हैं मैंग्रोव्स, तो वो है, या डिसीडियस फॉरेस्ट। तो कौन से हैं? सैंडलवुड, तो ये बेस्ट एग्जांपल है डिसीडियस फॉरेस्ट की, आपने याद रखना, ठीक है। टिपिकली जहां पे मॉनसून वाला सिस्टम होता है वहां पर ये डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैसे यार ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है, जैसे टीक है, साल का पेड़ है, ठीक है, महुआ का पेड़ है, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। टीक साल तो पूछता ही पूछता है। ये किस तरह के फॉरेस्ट है? डिसीडियस फॉरेस्ट है, जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा वगैरह एरिया में पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स वाला है जो है जहाँ पे सलीन वाटर होता है वहां पर ज्यादातर पाए जाते हैं, जैसे सुंदरबान वाले रीजन में। थॉर्नी वाले तो आपको पता चल गया, जो कैक्टस वगैरह आगे जो पाए जाते हैं कहाँ पर? लो रेनफॉल वाले एरिया में, जो राजस्थान वाले एरिया में। डेल्टाई ये वो हैं जो कोस्टल एरियाज में आपको पाए जाते हैं, जैसे कोकोनट वगैरह काइंड ऑफ, वो आप इसके लिए याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है कौन से एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है नमीबियन चीता आशा gave birth to 3 cubs in which national park of India। देखो मैं यहां से आपको एक चीज समझाना चाहता था कि हमने क्या किया था, नमीबिया से चीता को लाया था इंडिया में। हमने उनको कौन से नेशनल पार्क में इंडिया के रखा था? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क या रणथंभौर नेशनल पार्क। तो कहां पर रखा था? देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कट बता दूं, मैंने आपको ये सारे पढ़ाए हुए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, कहां पर हैं, जैसे रणथंभौर कहां पर है, गिर कहां पर है, बांधवगढ़ कहां पर है, कूनो कहां पर है, ये आपको पता होना, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। फिर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के नाम बताए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अच्छे से पढ़ाई हुई, आपके सिलेबस में विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर है, तो आप जम्मू कश्मीर वाली प्लेलिस्ट में से कुछ भी मत छोड़ना, सब लगा लो, ठीक है। आई हाईली रिकमेंड यू यार, मैंने बहुत अच्छे से एक सिंगल वीडियो है, एक फ्लोरा एंड फना की वीडियो है जम्मू कश्मीर की, उसमें सब कुछ बताया हुआ है मैंने आपको, ठीक है।
तो जो नामीबिया से हमने बेसिकली इंडिया में चीता लाए थे, इस प्रोजेक्ट का नाम था, पहली बार इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट चीता। ये प्रोजेक्ट कब का है? प्रोजेक्ट है 2022 का, कोई ज्यादा पुराना नहीं है, 3 साल पुराना प्रोजेक्ट है। इसमें हमने क्या किया था, साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से बेसिकली चीतास को इंडिया में लाया था। और कहां पर हमने रखा था? बेसिकली इसके तहत हमने चीतास को कूनो नेशनल पार्क में रखा था। कहां पर? कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। देखो ये तो मैंने एक क्वेश्चन आपको डाला है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है, ठीक है, कौन से लेक पे सिचुएटेड है? कोलेरू लेक पे, वुल्लर लेक पे, डल। वुल्लर और डल लेक तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कोलेरू लेक आप मुझे बताओ कहां पर? आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में, कहां पर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। वुल्लर लेक जो है, वुल्लर लेक जम्मू कश्मीर में है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। डल लेक कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में है, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, सबको पता है। लोकतक लेक जो है ना मणिपुर की, वहां पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर बेसिकली आपको पता है यहाँ पर जो हमारा एंटलर डियर वियर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी यही खासियत है, फुमडीज यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है, फुमडीज हैं यहाँ पर। ये सब चीजें आपको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में याद रखनी, ठीक है। इसमें आप इतना जोर नहीं दे रहा हूँ, द रीजन इज दैट कि मैंने आपको बहुत अच्छे से ये चीजें पढ़ाई हुई है, तो आप वहां से देखोगे तो कवर कर लोगे। अब मैंने आपको कंप्यूटर आपके सिलेबस में मेंशन है, तो कंप्यूटर का हम एक पीवाईक्यू के थ्रू ही रिवाइज करते हैं। जूनियर असिस्टेंट, एक चीज मैं आपको और रिकमेंड करूंगा, मैंने जूनियर असिस्टेंट के मैं पीवाईक्यूज को अभी आपको पढ़ाया है, उन पीवाईक्यूज वाली वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। ये मैंने लास्ट 1-2 दिन पहले कंप्यूटर के सारे पीवाईक्यूज वहां पे एक्सप्लेन, उस पूरी वीडियो को देख लेना। वहां से जूनियर असिस्टेंट के 3-4 पीवाईक्यूज मैंने आपके सामने लाए कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर भी आपके सिलेबस में मेंशन, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते ही आपको एक आइडिया मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन। तो इनमें से कौन सा एक मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन? अभी पिछले दिनों में आपको पता है फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसके नाम पे ही नाम रखा गया था। तो मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन में क्या आ जाता है? फेसबुक के कौन कौन सी कंपनी? इंस्टाग्राम, एजूर, स्काइप, गिटहब। तो कौन कौन है बेसिकली इसमें, कौन सा एक प्रोडक्ट है मेटा का? तो इंस्टाग्राम है, आप सबको पता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन सबकी पेरेंट कंपनी मेटा ही है, ये आपको पता है। मैसेंजर हो गया, ठीक है, मैसेंजर हो गया, उसका हमारा थ्रेड हो गया, ठीक है, थ्रेड हो गया। थ्रेड क्या है? थ्रेड एक हमारे पास ब्लॉगिंग सर्विस है, व्लॉग नहीं ब्लॉग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड व्लॉग। व्लॉगिंग होता है मतलब जब आप वीडियो शीडियो बताते हो, अपनी डेली का रूटीन बताते हो। ब्लॉग जो आप लिखते हो, ठीक है, तो ये एक ब्लॉगिंग सर्विस है, ठीक है। मेटा क्वेस्ट हो गया, ये सारे जो बेसिकली क्या है, ये सारे मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन में। मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन क्या? इंस्टा, व्हाट्सएप, मैसेंजर, थ्रेड, ठीक है, मेटा क्वेस्ट, ये सारे किस में आ जाते हैं? मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कंप्यूटर का एक पूछा गया था इसी पेपर में, मैच द कंप्यूटर जनरेशन विद द करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक। कौन सी जनरेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन। देखो आपको थोड़ा सा याद रखना है, फर्स्ट जनरेशन आई थी 1940-50 के टाइम में, ठीक है। सेकंड जनरेशन आई थी 50-60 के टाइम में। थर्ड जनरेशन आई थी 60-70 के टाइम में। 70 से लेकर अभी भी चल रही है ये फोर्थ जनरेशन, और अभी और कुछ चीजें फ्यूचर की, जो फ्यूचर की जनरेशन, इसको बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स को बढ़ चढ़ के यूज किया। सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स को यूज किया। किसको यूज किया? ट्रांजिस्टर्स को यूज किया। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज करना शुरू कर दिया। फोर्थ जनरेशन में हम इंटीग्रेटेड सर्किट को मिला के हमने माइक्रो प्रोसेसर बनाया। बोलते हैं ना i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर यूज किया। और फिफ्थ जनरेशन में हम AI का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लो, अगर आपको ये 5 वर्ड भी याद होते ना, कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में ट्रांजिस्टर था, थर्ड में आईसी था, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर था, फिफ्थ में AI था, अगर जस्ट ये 5 वर्ड भी याद होते तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लेते। तो फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज था? वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन में किसका यूज था? ट्रांजिस्टर का। ढूंढो ट्रांजिस्टर कहां लिखा है? यहाँ पर। थर्ड जनरेशन में किसका यूज किया? आईसीज का। ढूंढो आईसीज कहां पे लिखे हुए हैं? ये आईसीज है। फोर्थ जनरेशन में किसका यूज किया? माइक्रो प्रोसेसर। ढूंढो कहां पर है? और फिफ्थ जनरेशन में किसका यूज किया? AI। तो ये आपका आंसर निकल गया, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा। ये ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन भी है। तीसरे का देख लो, तीसरे का कौन सा? 5वां, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आ गया? तो अगर आपको 5 भी पता होते ना, कि फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज है, सेकंड में किसका, थर्ड है, पूरी लाइंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आप आंसर तक पहुंच सकते थे। तो ऐसे ट्रिक्स को आप पेपर में यूज करोगे, अपना दिमाग इस तरह से अपने पेपर में चलाना है। सिर्फ हार्ड वर्क भी कुछ नहीं है और सिर्फ स्मार्ट वर्क भी कुछ नहीं है, दोनों का ब्लेंड जिस दिन यूज करोगे ना, तो उस दिन एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 28 आपका क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। देखो कुछ नहीं है, हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है बेसिकली 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को चलने में हेल्प करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? वो कंपोनेंट कंप्यूटर का जो आपको टच वच नहीं कर सकते हो, प्रोग्राम जिसे कहते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर।
एक होता है सिस्टम, एक होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, एंड यूजर प्रोग्राम होते हैं। जैसे आप एमएस वर्ड में आप क्या करते हो, लेटर लिखते हो। एमएस एक्सेल में आप क्या करते हो, कैलकुलेशन करते हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट। एक होता है एमएस पावर पॉइंट, इसमें आप क्या करते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो जिसमें आप पढ़ा सकते हो। फिर एक होता है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस में क्या करते हो, आप बड़ा बड़ा डेटाबेस को मैनेज करते हो, डेटाबेस मैनेज करते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये पूछा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का क्या काम है। वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जो वेब एप्लीकेशन को करता है, नहीं। स्प्रेडशीट है, नहीं, वो तो एमएस एक्सेल है। ग्राफिक डिजाइन है, नहीं, जैसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज करता है। अगर आपने देखो, आई हाईली रिकमेंड यू आज कंप्यूटर की पूरी प्लेलिस्ट लगा के पेपर में जाना। आई एश्योर यू के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बहुत एश्योरेंस से बोलता हूं जब मैं किसी चीज को, क्योंकि उससे हर साल आ रहे होते हैं पेपर्स में क्वेश्चन। और ये वीडियोस मैंने बनाई हैं, और तो पुरानी वीडियोस बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे चैनल को शुरू हुए 1.5 साल हुआ होगा मुझे लगता है। तो 1-1.5 साल में जो भी मेरी नॉलेज थी, मैंने खुद भी जेकेएसएसबी के पेपर निकाले हैं, तो जो मुझे समझ आया उसके बेसिस में मैंने वीडियोस बनाई, और मैं टाइम टू टाइम इनको अपडेट करता रहता हूं विद न्यू टाइप ऑफ एमसीक्यूज जो आपको पीवाईक्यूज में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, and the last question for today's session is which of the following statement about MS PowerPoint slide master। देखो ये एक वीडियो है ना, एक MS वर्ड पे वीडियो है, एक MS एक्सेल पे है, एक MS PowerPoint है, ये रख लेना, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब पूछा MS PowerPoint में एक स्लाइड मास्टर फीचर, एक स्लाइड शो होता है, स्लाइड सॉर्टर होता है, स्लाइड मास्टर होता है, नोट्स व्यू होता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन करे हूँ। अब कहते हैं स्लाइड मास्टर व्यू की कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखो स्लाइड मास्टर व्यू में होता क्या है, स्लाइड मास्टर व्यू में जब आप काम करते हो ना पावर पॉइंट में आपको पता है स्लाइड्स होते हैं। जो काम आप एक स्लाइड में करोगे वो ऑटोमेटिकली सब में हो जाए। मान लो एक स्लाइड के आपने बैकग्राउंड कलर को चेंज किया तो सभी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। एक में आप जो करोगे वो सब में चेंज हो जाएगा। अब इसमें पूछा कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखो, चेंज मेड टू द स्लाइड मास्टर अफेक्ट ऑल स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, बिल्कुल ये तो करेक्ट है। हमें बताना है नॉट ट्रू। यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्लाइड मास्टर विद इन अ सिंगल, हाँ एक सिंगल प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड मास्टर बना सकते हो। स्लाइड मास्टर कैन नॉट बी यूज टू मॉडिफाई फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड, ये गलत है। तो हमें गलत ही तो बताई थी, इस क्वेश्चन का आंसर सी है। बोल रहा है गलत कौन सी है स्टेटमेंट, यही गलत है। ये बोल रहा है स्लाइड मास्टर से आप फॉन्ट और बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड चेंज नहीं कर सकते। भाई स्लाइड मास्टर का तो फंक्शन ही वही है। स्लाइड मास्टर में आप एक स्लाइड में जो चेंज करते हो वो ऑटोमेटिकली सब स्लाइड्स में चेंज हो, यही तो मेन फंक्शन है स्लाइड मास्टर का। इसी को ना करके यहाँ पर लिखा हुआ है। भाई कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आज के दिनों में जेकेएसएसबी कंप्यूटर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप सिर्फ रट के, सिर्फ फुल फॉर्म्स और सिर्फ शॉर्टकट कीज याद करके अगर आप कंप्यूटर का सोचो 10 में 10 मार्क्स आएंगे तो नहीं आने वाले भाई, मेरे से लिखवा लो, नहीं आएंगे। अब वैसा पैटर्न नहीं है। अब आपको थोड़ी कंसेप्चुअल चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए, कौन सा इसके पार्ट है, क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो ऐसा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप उन वीडियोस को, या यूट्यूब में ही पढ़ी हुई है। अगर एक 20 मिनट की वीडियो है ना तो आपके 6 घंटे के कंटेंट को कवर करेगी वो, आई एश्योर यू दिस। ठीक है, और ये बाकी पहले मैंने लेक्चर लाया था, ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या क्लास की टाइमिंग वाइमिंग में सब वहीं पर शेयर करता हूँ। सेकंड, अगर आपको चाहिए कि ऐसा कोई और मैं फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का बाकी जो पोर्शन रह गया, जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, बाकी जो भी आपका पोर्शन है इन्वायरमेंट वगैरह वाला, उसका भी एक टेस्ट ले लूं आपका, और एक कंबाइंड पूरे सिलेबस का टेस्ट ले लूं 120 मार्क्स का, तो आप बोलो मुझे, मैं ले लूंगा यहीं पर यूट्यूब में भी, आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, इसी तरह वाइल्ड लाइफ गार्ड वाले बच्चे भी मुझे बोल सकते हो। बाकी अगर आपको यार कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। इससे जो मैं ये इनिशिएटिव आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रहा हूँ सब तक पहुंचे, मेरा भी यही मोटो है, तो आप इसमें मेरे को हेल्प कर सकते हो। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।